तो आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी पे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करने जा रहे हैं जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मदद देगा, चाहे वो जेके एसएसबी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एसएससी सीजीएल का या कोई भी यूपीएससी का। हर किसी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ये इसका वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट 1 होगा है। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि आवर सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। पहला ऑप्शन है एंड्रोमेडा, दूसरा है ट्रायंगुलम, तीसरा है मिल्की वे और चौथा है बॉडीज़। तो आवर सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है मिल्की वे। ठीक। नेम द प्लैनेट दैट हैज़ मून कॉल्ड ग्रेनी मेडी। उस प्लैनेट का नाम बताया जिसकी मून है ग्रेनी मेडी। उस प्लैनेट का नाम क्या है? क्या वो जुपिटर है, यूरेनस है, मार्स है या सैटर्न है? तो इसका आंसर आपको होगा, आपके लिए जो होगा वो होगा जुपिटर। जुपिटर इसका आंसर होगा। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो विच प्लेनेट इज़ नोन एज इंडियन ट्विन्स। किस प्लेनेट को अर्थ ट्विन्स कहते हैं? क्या किस प्लेनेट को अर्थ ट्विन, इसकी शक्ल अर्थ से मिलती जुलती है? क्या वो मरकरी है, क्या वो वेनस है, क्या वो मार्स है, क्या वो जुपिटर है? इसका जो आंसर होगा वो होगा वेनस। याद रखना, वेनस इसका आंसर होगा। इसकी शक्ल अर्थ से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन्स कहते हैं। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट डिस्कवर किया कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड? क्या वो न्यूटन है, क्या वो डाल्टन है, क्या वो आइंस्टाइन था, क्या वो कॉपरनिक्स था? इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉपरनिक्स। याद रखना, कॉपरनिक्स इसका आंसर होगा। ठीक। अच्छा, पांचवा ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइम टेकन बाय द सन रे टू रीच अर्थ। कितना टाइम लगता है सन रेज को अर्थ तक पहुंचने में? कितना टाइम लगता है? 2 मिनट्स लगते हैं या 30 मिनट्स लगते हैं या 5 मिनट्स लगते हैं या 8 मिनट्स लगते हैं? इसका जो आंसर होगा वो 8 मिनट्स। 8 मिनट्स लगते हैं सन रेज को अर्थ तक पहुंचने के लिए। हाउ मैनी किलोमीटर्स रिप्रेजेंटेड बाई 1 डिग्री लैटिट्यूड? 1 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ अर्थ कितने किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? तो 101 किलोमीटर्स को ये रिप्रेजेंट, 111 किलोमीटर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, 111 किलोमीटर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी याद रखना कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि दो कंजिक्यूटिव डिग्रीज़ के दरमियान कितने किलोमीटर्स आते हैं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ये भी यही क्वेश्चन है, दो कंजिक्यूटिव डिग्रीज़ के दरमियान कितने किलोमीटर्स आते हैं। ये इसका ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन है यही है। इसका आंसर भी 101 किलोमीटर्स है। एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि दो कंजिक्यूटिव डिग्रीज़ के दरमियान कितना टाइम डिफरेंस है? ये इम्पॉर्टेंट है। दो कंजिक्यूटिव डिग्रीज़ के दरमियान, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड या 2 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री लैटिट्यूड और 2 डिग्री लैटिट्यूड के दरमियान कितना टाइम डिफरेंस होगा? 4 मिनट्स। इसी तरीके से 90 डिग्री लैटिट्यूड और 91 डिग्री लैटिट्यूड के दरमियान कितना टाइम डिफरेंस होगा? वो भी 4 मिनट्स होगा। मैंने कहा कि 2 कंजिक्यूटिव लैटिट्यूड्स के दरमियान कितना टाइम डिफरेंस होगा, उसका आंसर है 4 मिनट्स। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक। एक और छठा ऑब्जेक्टिव है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री लैटिट्यूड। ये तो मैंने बताया कि 101 किलोमीटर्स है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। किस प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं? क्या वो मरकरी है, क्या वो जुपिटर है, क्या वो सैटर्न है, क्या वो यूरेनस है? इसका आंसर आ जाएगा मरकरी। मरकरी को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मरकरी को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। फिर आठवां ऑब्जेक्टिव जो होगा वो है कि द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज़।
इनमें से कौन सा प्लैनेट ब्राइटेस्ट प्लैनेट है? क्या वो मरकरी है, क्या वो अर्थ है, क्या वो मार्स है, क्या वो वेनस है? इसका जो आंसर होगा वो होगा वेनस। याद रखना, वेनस को हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मीन रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की मीन रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? क्या वो 3200 किलोमीटर है, क्या वो 3200 किलोमीटर्स है, क्या वो 6400 किलोमीटर्स है, क्या वो 8400 किलोमीटर्स है, क्या वो 7400 किलोमीटर्स है? इसका जो आंसर होगा वो 6400 किलोमीटर्स इसका आंसर होगा। तो अर्थ मीन रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6400 किलोमीटर्स। ठीक, तो द प्लैनेट दैट डज नॉट हैव सैटेलाइट, 10वां ऑब्जेक्ट है द प्लैनेट दैट डज नॉट हैव सैटेलाइट, वो प्लैनेट जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। क्या वो अर्थ है, क्या वो मार्स है, क्या वो मरकरी है, या क्या वो वेनस है? इसका जो आंसर है वो मरकरी है, क्योंकि ये सन के बहुत नज़दीक है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक, एक और ऑब्जेक्टिव है कि नंबर ऑफ डेज़ इन ए ईयर फॉर ए मरकरी, मरकरी में जो नंबर ऑफ डेज़ ईयर में कितने होते हैं? क्या वो 100 डेज़ होते हैं, क्या वो 300 डेज़ होते हैं, क्या वो 90 डेज़ होते हैं, क्या वो 88 डेज़ है? तो एक ईयर मरकरी में, एक मरकरी पे एक ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने डेज़ होते हैं? क्या वो 100 होते हैं, क्या वो 300 होते हैं, क्या वो 90 डेज़ होते हैं, क्या वो 88 डेज़ होते हैं? तो इसका आंसर है 88 डेज़, ये याद रखना। इसका जो आंसर है वो होगा 88 डेज़ का। क्या आंसर होगा? 88 डेज़ का। ठीक, एक और क्वेश्चन है कि लूनर इक्लिप्स ऑकर ड्यूरिंग, लूनर इक्लिप्स कब आता है, कब होता है? क्या वो फुल मून में होता है, क्या वो हाफ मून में होता है, क्या वो न्यू मून में होता है, क्या वो नन, या चौथा ऑप्शन है नन? तो लूनर इक्लिप्स कब आकर होता है? तो ये आकर होता है फुल मून में, यह इम्पॉर्टेंट है। फुल मून में लूनर इक्लिप्स आकर होता है। ठीक, तो वायर अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज सन राइजेज द अर्लीस्ट, किस कंट्री में सन अर्लीस्ट राइज होता है? क्या वो इंडिया है, क्या वो यूएसए है, क्या वो ईरान है, क्या वो जापान है? तो यहाँ पे ये जापान है, यहाँ पे ये जापान है। तो इसका जो आंसर है वो जापान है। याद रखना, सन अर्लीस्ट राइज होता है जापान में। कहाँ पे? जापान में। इसीलिए सन को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। अगर प्रिसाइजली कहा जाए तो टोक्यो में, जापान के टोक्यो में सन पहले राइज होता है। पहले जापान के टोक्यो में सनराइज़ होता है। जापान को लैंड ऑफ डेलिकेट फ्लावर्स भी कहते हैं, या लंदन ऑफ एशिया भी जापान को कहते हैं। तो ये 2-3 नाम से जापान की। ठीक, तो मोस्ट अबेंडेंट 14th ऑब्जेक्ट है कि मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ कौन सा है? मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ कौन सा है? क्या वो सिलिकॉन है, क्या वो एल्युमिनियम है, क्या वो आयरन है, क्या वो ऑक्सीजन है? तो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट के बारे में कहा गया है, एलिमेंट के बारे में कहा गया है, तो वो ऑक्सीजन है। क्या है? इसका जो आंसर होगा वो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑक्सीजन। ठीक, एक और ऑब्जेक्ट है मोस्ट अबेंडेंट मेटल, यहाँ पर मेटल दिया गया है, न कि एलिमेंट। यहाँ पे मेटल दिया गया है। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ's क्रस्ट इज, कौन सा सबसे ज़्यादा अबेंडेंट एलिमेंट अर्थ's क्रस्ट में है? क्या वो कैल्शियम है, क्या वो एल्युमिनियम है, क्या वो आयरन है, क्या वो मैग्नीज है? तो इसका जो आंसर होगा वो एल्युमिनियम है। मोस्ट अबेंडेंट मेटल अर्थ's क्रस्ट में एल्युमिनियम है। ठीक, अच्छा, जो 14th ऑब्जेक्टिव है, 14th ऑब्जेक्टिव में 14th ऑब्जेक्टिव है कि लिथोस्फीयर रेफर्स टू द, लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? अर्थ का जो लिथोस्फीयर है इसमें क्या क्या आता है? क्या इसमें अर्थ इंटीरियर आता है, क्या इसमें प्लैनेट और एनिमल्स आते हैं, क्या इसमें अर्थ क्रस्ट आ जाता है, या किसमें क्या इसमें अर्थ कोर आ जाता है? तो इसका जो आंसर है वो अर्थ कोर है।
अर्थस क्रस्ट है, अर्थस क्रस्ट इसमें आ जाता है। तो लिथोस्फीयर में अर्थस क्रस्ट आ जाता है, तो इसका आंसर है अर्थस क्रस्ट। 49th पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन। 49th पैरेलल लाइन किसके दरमियान बाउंड्री होती है? याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49th पैरेलल लाइन किस बाउंड्री लाइन के दरमियान होती है? 49th पैरेलल लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन। क्या ये ब्राज़ील और चिली के दरमियान होती है? क्या ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान होती है? क्या ये जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होता है? क्या ये यूएसए और कनाडा के दरमियान होता है? याद रखना, 49th पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा के दरमियान होती है, यूएसए और कनाडा के दरमियान होती है। यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पैरेलल लाइन किसके दरमियान होती है? ये नॉर्थ कोरिया और वियतनाम के दरमियान होती है। 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और वियतनाम के दरमियान होती है। 38th पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान होती है। 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान होती है। 38th पैरेलल लाइन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के दरमियान होती है। ठीक। 20th पैरेलल लाइन साउथ सूडान और लीबिया के दरमियान होती है। साउथ सूडान और लीबिया के दरमियान 20th पैरेलल लाइन होती है। 22th पैरेलल लाइन सूडान और इजिप्ट के दरमियान होती है। 22th पैरेलल लाइन सूडान और इजिप्ट के दरमियान होती है। 25th पैरेलल लाइन मॉरिटानिया और माली के दरमियान होती है, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। 25th पैरेलल लाइन मॉरिटानिया और माली के दरमियान होती है। ठीक। 31th पैरेलल लाइन इराक और ईरान के दरमियान होती है। 31th पैरेलल लाइन इराक और ईरान के दरमियान होती है। 31th पैरेलल लाइन इराक और ईरान के दरमियान होती है। हिडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के दरमियान होती है। हिडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के दरमियान होती है। हिडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के दरमियान होती है। ये मिलिट्राइज्ड लाइन है, यानी कि यहाँ पे इस लाइन पे ये मिलिट्री, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में एलओसी हैवी मिलिट्राइज्ड जोन है, इसी तरीके से हिडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के दरमियान हैवी मिलिट्राइज्ड जोन माना जाता है। फिर ऑर्डर और निसी लाइन, ऑर्डर और निसी लाइन ये भी पोलैंड और जर्मनी के दरमियान होता है। ये दोनों रिवर्स हैं, ऑर्डर भी रिवर है और निसी भी रिवर है, इसको ऑर्डर और निसी रिवर कहते हैं। तो ये रिवर बाउंड्री है बिटवीन पोलैंड और जर्मनी के दरमियान। ठीक। फिर है सीज फ्रेड लाइन। ये जो सीज फ्रेड लाइन है ये जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होती है। सीज फ्रेड लाइन जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होती है। इस सीज फ्रेड लाइन को बनाया है जर्मनी ने। किसने इसको बनाया है? जर्मनी ने। ये किसके दरमियान होती है? ये जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होती है। को सीज फ्रेड लाइन जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होती है और इसे बनाया है जर्मनी ने। मैगनॉट लाइन किसके दरमियान होती है? ये जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होती है, लेकिन यहाँ पे इसको बनाया है, मैगनॉट लाइन को किसने बनाया है? फ्रांस ने। सीज फ्रेड लाइन भी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होती है, लेकिन उसको बनाया है जर्मनी ने। मैगनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है, लेकिन उसको बनाया है किसने? फ्रांस ने। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक। 16th पैरेलल लाइन किसके दरमियान है? 16th पैरेलल लाइन है एंजोला एंड नामीबिया के दरमियान, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ है। एंजोला एंड नामीबिया दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ है, तो इनके दरमियान 16th पैरेलल लाइन पाई जाती है। 20th इम्पॉर्टेंट है ये, इसको मैंने स्टार भी रखा है। 24th पैरेलल लाइन इंडिया और म्यांमार के दरमियान होती है। 24th पैरेलल लाइन इंडिया और म्यांमार के दरमियान होती है। ग्रीन लाइन इसराइल और वेस्ट बैंक के दरमियान होती है, जहाँ पे इस वक्त कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ग्रीन लाइन नहीं, कन्फ्लिक्ट हम नहीं कह सकते, कन्फ्लिक्ट लफ्ज़ ही रॉन्ग है। हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जुल्म चल रहा है, तो ग्रीन लाइन जहाँ पे ऑक्यूपेशन चल रही है, अच्छा वर्ड है ऑक्यूपेशन ही।
ग्रीन लाइन इसराइल और वेस्ट बैंक के दरमियान होता है। ग्रीन लाइन इसराइल और वेस्ट बैंक के दरमियान होता है। इसी तरह ब्लू लाइन इसराइल और लेबनान के दरमियान होती है। ब्लू लाइन इसराइल और लेबनान के दरमियान होती है। पर्पल लाइन इसराइल और सीरिया के दरमियान होती है। तो उन तीनों जो लाइनें हैं, चाहे ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, इनको ये अनस्टेबल बाउंड्रीज रहती है, इन पे तनाव हमेशा रहता है। चाहे वो ग्रीन लाइन इसराइल और वेस्ट बैंक के दरमियान हो, चाहे वो ब्लू लाइन इसराइल और लेबनान के दरमियान हो, चाहे वो पर्पल लाइन इसराइल और सीरिया के दरमियान हो। लॉन्गेस्ट बॉर्डर दुनिया में कहाँ, किन दो मुल्कों के दरमियान पाया जाता है? यूएसए और कनाडा के दरमियान। यूएसए और कनाडा के दरमियान, जिसको हम 49th पैरल लाइन भी कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 5525 माइल्स होती है। कितनी लेंथ होती है? 5525 माइल्स होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। हाईएस्ट बॉर्डर किसके दरमियान होती है? ये चाइना और नेपाल के दरमियान होती है। ये चाइना और नेपाल के दरमियान होती है। लॉन्गेस्ट किसके दरमियान होती है? यूएसए और कनाडा के दरमियान। हाईएस्ट किसके दरमियान होती है? चाइना और नेपाल के दरमियान होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया? 17th पैरल लाइन किसके दरमियान होती है? 17th पैरल लाइन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान होती है। 38th पैरल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान होती है। 20th पैरल लाइन सूडान और लीबिया के दरमियान होती है। 22th पैरल लाइन सूडान और इजिप्ट के दरमियान होती है। 25th पैरल लाइन मॉरिटानिया और माली के दरमियान होती है। 31st पैरल लाइन इराक और ईरान के दरमियान होती है। हिडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के दरमियान होती है। ये मिलिटराइज्ड लाइन होती है, मिलिटराइज्ड जोन होता है। ऑर्डर निसी लाइन भी पोलैंड और जर्मनी के दरमियान होती है, लेकिन ये रिवर बाउंड्री होती है। ये रिवर बाउंड्री होती है। सीज फ्रेड लाइन ये जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होती है, लेकिन इसको बनाया है किसने? जर्मनी ने बनाया इसको। मैग्नॉट लाइन भी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान होती है, लेकिन इस लाइन को बनाया है फ्रांस ने। ठीक, इसी तरह 16th पैरल लाइन अंजुला एंड नामीबिया के दरमियान होती है। 24th पैरल लाइन इंडिया और म्यांमार के दरमियान होती है। ग्रीन लाइन इसराइल और वेस्ट बैंक के दरमियान होती है। ब्लू लाइन इसराइल और लेबनान के दरमियान होती है। पर्पल लाइन इसराइल और सीरिया के दरमियान होती है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है? यूएसए और कनाडा के दरमियान है। इसकी जो लेंथ है वो 5525 माइल्स लॉन्ग है। और हाईएस्ट बॉर्डर चाइना और नेपाल के दरमियान है। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं यहाँ कहाँ पहुँच चुका था? इसको मैंने बताया था आपको। हाँ, 49th पैरल लाइन किसके दरमियान होती है? ये यूएसए और कनाडा के दरमियान होती है। ठीक, द इंटरनेशनल डेट लाइन, याद रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन किस लाइन को कहते हैं? क्या वो 80 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं, 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं, या 180 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 180 डिग्री लैटिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट कितनी है अर्थ से? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट कितनी है अर्थ से? 3600 किलोमीटर। कितनी है? 3600 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर। डी पार्ट इसका आंसर होगा। डी पार्ट इसका आंसर है कि 36,000 किलोमीटर इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर इसका आंसर है। 36,000 किलोमीटर इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, न्यूवेस्ट जियोग्राफिकल एरिया कौन सा एरिया माना जाता है? न्यूवेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, न्यूवेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, क्या वो परमियन है, क्या वो ट्राइसिक है, जुरासिक है, या क्रिटिशियस है? तो न्यूवेस्ट जियोग्राफिकल एरा कौन सा एरा है? न्यूवेस्ट जियोग्राफिकल एरा ट्राइसिक एरा है। ट्राइसिक एरा न्यूवेस्ट जियोग्राफिकल एरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक,
तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर कप शेप्ड, याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है। कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो इज़, क्या इसको कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो को क्या कहते हैं? क्या इसको फोकस कहते हैं, क्या इसको एपिसेंटर कहते हैं, या क्या इसको सिंडर कोन कहते हैं, या क्या इसको केटर कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं? इसको हम केटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो को हम केटर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक। तो वॉल्केनिक रिंग्स ऑफ फायर इज रिलेटेड टू, वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर इज रिलेटेड टू, किसके साथ ये रिलेटेड है? क्या ये पैसिफिक ओशन के साथ रिलेटेड है? क्या ये इंडियन ओशन के साथ रिलेटेड है? क्या ये आर्कटिक रिंग्स के साथ रिलेटेड है? क्या इसमें कोई भी नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो पैसिफिक ओशन होगा। वहाँ पे वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर होता है, वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज होते हैं। ये इसका जो सी बेड है, पैसिफिक ओशन का जो सी है वो समंदर का कोर है, या सी बेड जिसको हम कहते हैं, वो वॉल्केनो से भरा हुआ होता है। यहाँ पे सुनामीज़ फ्रिक्वेंटली आती रहती है पैसिफिक ओशन में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, वो पॉइंट जो जहाँ से ऑरिजिन होता है, यानी कि अर्थक्वेक का जहाँ से ऑरिजिन होता है, उसके हिस्से को, उसके ऊपर वाले एरिया को, नीचे अर्थक्वेक आया, नीचे अर्थक्वेक हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक पैदा हुआ, तो उस ऊपर वाले एरिया को, उस ज़मीन को क्या हम क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ डायरेक्टली अबव द ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, क्या इसको हाइपोसेंटर कहते हैं, या पेरीसेंटर कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, या मेडिसेंटर कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है एपिसेंटर, याद रखना वो है एपिसेंटर। तो वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक आया उसके ऊपर वाले हिस्से नहीं, ऊपर जो ज़मीन रहती है उसके ऊपर जो पॉइंट रहता है, ज़मीन रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। अब हाइपोसेंटर क्या है? फिर हाइपोसेंटर को हम फोकस कहते हैं। हाइपोसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे वॉल्केनिक, जहाँ पे ये जो अर्थक्वेक आता है, जहाँ पे ऑरिजिन होता है अर्थक्वेक का। यहाँ पे एपिसेंटर में ऑरिजिन नहीं होता है अर्थक्वेक का। एपिसेंटर वो एरिया होता है, वो ऊपर वाला पॉइंट होता है जहाँ से ऑरिजिन होता है अर्थक्वेक, यानी कि नीचे, ज़मीन के नीचे अर्थक्वेक आया, उसके ऊपर वाले हिस्से को, लैंड एरिया को हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक। हाइपोसेंटर होता है, या हाइपोसेंटर को हम फोकस भी कहते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक, उस पॉइंट पे अर्थक्वेक आता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक आता है। एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जो फोकस या हाइपोसेंटर के ऊपर होता है, जो लैंड पे होता है, जो सरफेस पे होता है। ठीक ठीक ठीक। एक्टिव वॉल्केनो नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, किस एक्टिव वॉल्केनो को हम कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। क्या ये वॉल्केनो है, क्या वो वेसिन्यूस है, क्या वो ईमा है, क्या वो स्ट्रॉम्बोली है? याद रखना उसका जो एक्टिव वॉल्केनो जिसको हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं वो है स्ट्रॉम्बोली। क्या है? वो है स्ट्रॉम्बोली। याद रखना ये यूरोप में पाया जाता है। ये स्ट्रॉम्बोली कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। ठीक। ये ईमा क्या है? ईमा एक एक्टिव वॉल्केनो है। ईमा एक एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन वो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन नहीं है। ये जो वेसिन्यूस है ना, वेसिन्यूस, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं इटली और सिसिली के दरमियान। ठीक। तो इसका जो आंसर होगा कि एक्टिव वॉल्केनो नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, वो है स्ट्रॉम्बोली माउंटेन्स। याद रखना स्ट्रॉम्बोली माउंटेन। हाईएस्ट वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन,
का किन माउंटेन्स में हाईएस्ट वॉल्केनोज वर्ल्ड में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? क्या वो इतना है, क्या वो फुजियोमा है, क्या वो मोंटाई है, या क्या वो कोटोपैक्सी है? इसका जो आंसर है वो है कोटोपैक्सी, याद रखना। इसका जो आंसर है वो है कोटोपैक्सी, इसका आंसर कोटोपैक्सी है। क्या है इसका आंसर? यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्केनोज पाए जाते हैं। फुजिमा जो है ये जापान का सबसे ऊंचा पीक है, हाईएस्ट पीक का जापान। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। सिस्मोग्राफी इज ए साइंस ऑफ, सिस्मोग्राफी किसका साइंस है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अर्थक्वेक का साइंस है, सबको पता ही होगा। वो सिस्मोग्राफी अर्थक्वेक का साइंस है। ठीक, यहाँ पे 27th ऑब्जेक्टिव है, द मॉन्स्टर अर्थक्वेक कम सुनामी हिट जापान और मार्च 11, याद रखना मार्च 11 2011 को, मार्च 11 2011 को क्या हुआ था कि सबसे खतरनाक अर्थक्वेक जापान में आया था। उससे क्या हुआ, ये जो हंसो आइलैंड है ना, हंसो आइलैंड ये जापान का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट आइलैंड माना जाता है। यहाँ पे जापान के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पाए जाते हैं। इसमें अर्थक्वेक आया, इस आइलैंड में अर्थक्वेक, जब जापान में अर्थक्वेक आया, बहुत ही ख़तरनाक अर्थक्वेक आया। डेट भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है कि जापान में कब अर्थक्वेक आया। तो मार्च, सबसे खतरनाक अर्थक्वेक कब जापान में आया? तो मार्च 11 को आया था। कहाँ पे आया था? जापान में आया था। इससे क्या हुआ कि ये जो हुंसो आइलैंड है ना, हुंसो आइलैंड दूर हो गया, मूव हो गया। कितना मूव हो गया इस अर्थक्वेक की वजह से? क्या वो 2 फीट मूव हो गया? क्या वो 3 फीट मूव हो गया? क्या वो 5 फीट मूव हो गया? क्या वो 8 फीट मूव हो गया? याद रखना, इस अर्थक्वेक से जापान का हुंसू आइलैंड 8 फीट मूव हो गया, 8 फीट मूव हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इन ऑब्जेक्टिव से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे भी हम ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। मुझे यकीन है कि अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह करोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। बाकी वस्सलाम। अगर